दोस्तों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सृजगी ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, जो हम टॉपिक है वो हम बता रहे हैं आपको, ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 1805 मीन्स 185 ईसा पूर्व तक जो भी काल हुआ है उसको हम लोग मौर्य साम्राज्य से जानते हैं। ओके, तो इन्हीं सब जो मौर्य साम्राज्य में क्या क्या घटना हुआ है 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच में जो भी चीज़ हुआ है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आइए इसका परिचय में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य मीन्स मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसको आप पीला कलर से डार्क कर सकते हैं। हम डार्क इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें और क्लासेस लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आप सही तरीके से अपने को डार्क कर लीजिएगा। ओके, तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य को आपको डार्क करना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसने चाणक्य मीन्स चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता है। उसने चाणक्य की मदद से मगध के नंदवंशीय शासक धननंद को मारकर मौर्य वंश का शासन कायम किया। किनका वध किए थे ये? तो ये शासक धननंद घननंद है, ठीक है, धननंद नहीं, घ है, घ घननंद, नंदवंशीय शासक घननंद को मारकर मौर्य वंश का शासन कायम किया। किसने? तो चाणक्य ने, ठीक है। चलिए, अब कुछ स्रोत हैं। जो पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में साहित्य के बारे में जानना होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र में क्या कह रहा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के राज्य व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। किसकी विस्तृत जानकारी देता है? तो राज्य व्यवस्था का। ये डार्क कर लीजिए। कौटिल्य की अर्थशास्त्र मौर्य वंश के राज्य व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितने अधिकरणों में विभाजित है बच्चों? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है, ठीक है। तथा इसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन है, ठीक है। राज्य के 7 अंगों का वर्णन है। स्वामी, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। अब देखिए, ये जो 7 अंग है, ये है कौन कौन सा है? स्वामी है, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। स्वामी का अलग रूप है, उसको राजा भी कहते हैं स्वामी को, ठीक है। अमात्य मतलब होता है मंत्री, ठीक है। अब 7 अंग कौन कौन से थे, ये चीज़ थोड़ा सा आप याद तो नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो ऑप्शन तो टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्वामी, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। पहला क्या है? स्वामी और जनपद तक आपको याद रखना है। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। जो अर्थशास्त्र है, इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ठीक है। अर्थशास्त्र मुख्यतः सूत्र के गद्य रूप में है। मतलब गद्य रूप का मतलब ही कहा जाता था संस्कृत भाषा, ठीक है। गद्य रूप मतलब संस्कृत।
अब देखिए, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि साहित्यिक स्रोत अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, उसी में है अगला जो पार्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस नंद मीन्स विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? तो नंद वंश के पतन, याद रखिएगा, नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान के बारे में, ठीक है, मौर्य वंश के उत्थान के बारे में और नंद वंश के पतन के बारे में, ठीक है। अगला है इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। किस पे प्रकाश डालता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन पे और समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। समाज और अर्थव्यवस्था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है जस्टिन। जस्टिन क्या है? ये यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की। मतलब जस्टिन कौन था? यूनानी लेखक, याद रखिएगा, यूनानी लेखक जस्टिन। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त किया। मतलब जस्टिन के अनुसार, सबसे पहले याद रखना है कि जस्टिन कहाँ से था, तो वो था यूनानी लेखक, यूनानी लेखक था। और जस्टिन के अनुसार ही चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। अगला है दीपवंश एवं महावंश सिंहली साहित्य। सिंहली साहित्य, दीपवंश एवं महावंश को बोलते हैं क्या? सिंहली साहित्य। और वैसे डायरेक्टली आप दोनों में से कोई भी एग्जामिनेशन में आपको दिया हुआ रहेगा, दीपवंश पढ़िए एवं महावंश पढ़िए, सिंहली साहित्य, दोनों में से कोई भी चीज़ दिया हुआ रहेगा। इनके अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था। किनके द्वारा? सिंहली साहित्य के द्वारा। सिंहली साहित्य बोलते हैं, दीपवंश एवं महावंश को सिंहली साहित्य बोलते हैं। इन्हीं के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था, श्रीलंका में, ठीक है। अब है अगला है जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया है। अब देखिए जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत से विख्यात था, ठीक है, संस्कृत थे, याद रखिएगा कि संस्कृत से विख्यात थे। चलिए अगला जो है, इसमें मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में कौन सी झील की जानकारी मिलती है? तो सुदर्शन झील, याद रखिएगा। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने इसको डार्क करना है, ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। किसके लिए करवाया था? तो सिंचाई के लिए। कौन से झील? सुदर्शन झील। और कौन इसका निर्माण कौन किए थे? पुष्यगुप्त वैश्य ने सिंचाई के लिए, इतना याद रखना है बस। और अगला अभिलेख है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख कौन कौन से अभिलेख हैं अशोक का? अशोक के इतिहास की जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। अशोक का जो इतिहास की जानकारी है उसके अभिलेखों से ज़्यादातर मिलती है, ठीक है। अशोक पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। अभिलेखों द्वारा सीधे संबोधित करता था अपनी प्रजा को, ठीक है। अशोक पहला शासक था जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था, ये याद रखिएगा। अब देखिए अशोक का जो अभिलेख था कौन कौन था उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अशोक के अभिलेख सबसे पहला था दीर्घ शिलालेख, ठीक है।
दीर्घ शिलालेख, याद रखिएगा, दीर्घ लघु पृथक दीर्घ लघु। अब देखिए कैसे याद रखना है, दीर्घ लघु शिलालेख शिलालेख, ठीक है। 3 तरह का शिलालेख है, शिलालेख शिलालेख शिलालेख, दीर्घ लघु पृथक और दीर्घ लघु याद रखना। सिर्फ स्तंभ लेख एक में याद रखना है, एक में शिलालेख याद रखना। देखिए 2 में लगा हुआ है स्तंभ लेख, एक दीर्घ में लघु, जैसे याद रखिएगा दीर्घ लघु 4 हो गया और एक पृथक। तो 3 जो है याद करने का तरीका, शिलालेख जो है 3 बार आया है और स्तंभ 2 बार आया है, सिर्फ दीर्घ और लघु में, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए अगला है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामिक एवं ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? तो अब देखिए ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामिक एवं ग्रीक लिपियों में, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 लिपियों में। तो कौन कौन सी लिपि हैं? ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, अरामिक है एवं ग्रीक लिपियों में मिलता है, ग्रीक लिपियों में मिलता है, ठीक है। चार लिपि आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब देखिए जो ब्राह्मी लिपि है बाएं से दाएं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ब्राह्मी लिपि लिखा जाता है। और खरोष्टी हम सब जैसे लिखते हैं, जैसे हम सब क्या होता है इधर से लिखते हैं, तो ये इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये हो गया क्या, बायां से दायां। और इधर से इधर आगे जो होता है दायां से बायां, तो दायां से बायां लिखाता था खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि लिखाता है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस में है, तो इसमें प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अशोक के अभिलेख में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। 1837 में किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा, 1837 में पढ़ा। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा। अब देखिए अब कहेगा अशोक स्वयं को सम्राट किसमें कहा, कौन से अभिलेख में? तो भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख याद रखिएगा, भाब्रू अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपको दिख रहा होगा टेबल के फॉर्म में है, बहुत ही ये सब इम्पोर्टेंट होता है। अभी अभी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है और सारे एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें देख रहे थे हम जो स्टैंडर्ड राइटर का बुक है उसमें से ये जो इस टाइप का जो टेबल दिया हो रहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। एक एक टेबल से 2-2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो टेबल को हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। अशोक के शिलालेख और उनके विषय, अशोक के शिलालेख और उनके विषय। शिलालेख इधर साइड है, इधर विषय है। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको पढ़ लेना है, रटना नहीं है। रटिएगा तो रटाएगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, रटाएगा नहीं। पहला शिलालेख पशुवध निषेध, पशुवध निषेध पहला शिलालेख था। इसका विषय था पशुवध निषेध। देखिए विषय 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 इधर साइड है, सब के सब विषय है, इधर साइड सब शिलालेख है। तो हम शिलालेख विषय बोलेंगे, उस तरह से करके बोलेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको समझना है
जैसे ही हम कह रहे हैं दूसरा अभिलेख, विदेशों में धर्म प्रचार एवं मनुष्य एवं पशु चिकित्सक का उल्लेख। तो इतना से विदेशों में धर्म प्रचार एवं मनुष्य ये सब जो पढ़ रहे हैं ये क्या हो गया, विषय हो गया, विषय। और ये इधर साइड जो पढ़ रहे हैं वो तो शिलालेख है ही है, शिलालेख ये सब में लिखा हुआ, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग तीसरा से पढ़ते चलते हैं और ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, जहाँ तक हो सके आप अच्छी तरह से सुनिएगा। तो बहुत सारा ऐसा होगा कि ऑप्शन से आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा अभिलेख, राजयुक एवं युक्ति की नियुक्ति एवं अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह, ये विषय था। चौथा अभिलेख मीन्स चौथा शिलालेख, धम्मघोष का भेरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन। पांचवा शिलालेख, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख, इसमें जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख। सातवां शिलालेख, अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। सातवां शिलालेख का विषय था अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। ठीक है, आठवां शिलालेख है जो है उसका विषय है आठवां शिलालेख, बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। नौवां शिलालेख, सच्चे विधानों एवं शिष्टाचार का वर्णन। 10वां शिलालेख है अशोक के उद्यम का लक्ष्य धम्माचरण की श्रेष्ठता घोषित। अशोक के उद्यम का लक्ष्य धम्माचरण की श्रेष्ठता घोषित। 11वां शिलालेख है धम्म के तत्वों का प्रकाशन। 12वां शिलालेख है धार्मिक सहिष्णुता पर जोर। 13वां शिलालेख है कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा, विदेशों में धम्म प्रचार, 5 विदेशी राज्यों की चर्चा का उल्लेख। ठीक है, और 14वां शिलालेख है वो है पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन। मतलब जो 13 शिलालेख है उसको सबसे पहले नॉलेज मिली है। ठीक है, तथा अशोक के साम्राज्य को महाल के विजेता की संज्ञा। ठीक है, इन सारी बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला जो टॉपिक है स्तंभ लेख है, इनकी संख्या 7 है। क्या है, स्तंभ लेख की इनकी संख्या 7 है और ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए। स्तंभ लेख 7 है और 6 स्थान से ये प्राप्त हुआ है। अब कौन कौन सा स्थान से प्राप्त हुआ है आगे लिखा हुआ है, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज एवं कौशाम्बी को प्रयाग बोलते हैं। तो 6 स्थान है, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो स्तंभ लेख इनकी संख्या 7 था और जो कि 6 स्थान से प्राप्त हुआ है। ऐसे भी याद रखते हैं 7 संख्या है और 6 स्थान से प्राप्त हुआ, कहीं कहीं से 2 प्राप्त हुआ होगा, ऐसे भी याद रखते हैं। अगला है अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख कौन कौन सा था वो जान लेते हैं। शिलालेख लमगान स्थान है पुल ए दारून। शिलालेख अफगानिस्तान, तक्षशिला और शिलालेख पाकिस्तान, कंधार, सार ए कुना शिलालेख अफगानिस्तान। अब देखिए जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है मतलब देश से बाहर कह लीजिए कि
माने देश बना हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब नाम जान, वो याद रखिएगा कि शिलालेख सिर्फ है, शिलालेख है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है। और भाषा देखिए, लमगान का अरमाइक, तक्षशिला का अरमाइक भाषा में सिर्फ अरमाइक याद रखिएगा, ठीक है, अरमाइक याद हो जाएगा। उसके बाद फिर यूनानी ग्रीक, आप शिलालेख में जान रहे हैं कि अफगानिस्तान का यूनानी ग्रीक, सिर्फ एक ही में याद रखना है कि यूनानी, जिसको ग्रीक भाषा में बोलते हैं। ओके, लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख, कौन कौन से लघु शिलालेख थे भाई? तो ये स्थान हो गया, ये हो गया लघु शिलालेख, ये स्थान, ये लघु शिलालेख। अब देखिए स्थान कौन कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार, सब भारत से ही है, ठीक है। तो लघु शिलालेख, अब देखिए मध्य प्रदेश, रूपनाथपुर, गरजरा, बुधनी को अभी बोलते हैं सीहोर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रूपनाथपुर, गुर्जरा, बुधनी, सीहोर, ये सब है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन है? अहरौरा जो मिर्ज़ापुर में है, अहरौरा। राजस्थान बैराट, भाबरू मीन्स जयपुर, बैराट, भाबरू, जयपुर। कर्नाटक ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, पालकीगुड़, जटिंग रामेश्वरम, गोबीमठ, सन्निति, मास्की। आंध्र प्रदेश एर्रागुड्डी आंध्र प्रदेश। रजूल मंडागिरी आंध्र प्रदेश, रजूल मंडागिरी आंध्र प्रदेश। बिहार सासाराम होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार सासाराम, चंदनवीर पहाड़ी, ठीक है। और देखिए मौर्य की उत्पत्ति, अब उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। मौर्य किसकी उत्पत्ति? तो मौर्य की उत्पत्ति, मौर्यों की उत्पत्ति। जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे चिड़चिड़ाहट टाइप का आपका आ रहा होगा फिगर में, ऐसे तो नहीं आने की संभावना है, आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका वर्ड लिखा हुआ वो तो अच्छी तरह से दिख रहा है क्या? ऐसे चिड़चिड़ाने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा बारिश का टाइम है। मौर्यों की उत्पत्ति, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति एवं उसका वंश विवादास्पद विषय है। उसके वंश से संबंधित विभिन्न मत है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? अब देखिए सही से पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति एवं उसका वंश विवादास्पद विषय है। विवादास्पद मतलब विवाद का विषय है, ठीक है। उसके वंश से संबंधित विभिन्न मत है जो इस प्रकार है। इसी के वंश से, ठीक है, कौन कौन सा है? ब्राह्मण परंपरा, पहला है ब्राह्मण परंपरा, दूसरा है महावंश बौद्ध साहित्य, तीसरा है परिशिष्ट पर्वन, चौथा है मुद्रा राक्षस, पांचवा है राजपुताना गजेटियर। अब देखिए पहला जो है ब्राह्मण परंपरा के अनुसार शूद्र मुर्रा नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार शूद्र मुर्रा नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ है। शूद्र जो उत्पन्न हुए हैं मुर्रा नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण परंपरा। महावंश बौद्ध साहित्य, ये क्षत्रिय। गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल। परिशिष्ट पर्वन मोरपालक का पुत्र। मुद्रा राक्षस ब्रिसल शूद्र वंश से उत्पन्न। ब्रिसल
शूद्र वंश से उत्पन्न। राजपूताना गजेटियर राजपूत, राजपूताना गजेटियर राजपूत। तो देखिए, शूद्र, क्षत्रिय, मोरपालक, ब्रिसल, राजपुत्र, ये जो है विभिन्न मत है। 5 जो है ये क्या है, विभिन्न मत है। ठीक है, ये पढ़ लिए होंगे तो थोड़ा बहुत तो याद हो चुका होगा, बार बार इसको प्रयत्न कीजिएगा, याद हो जाएगा। देखिए, एक बार में तो आपको जीएस कंप्लीट नहीं होने वाला, कम से कम 3-4 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके ये समाता है। बहुत ही समझिए, मैथ से भी ज़्यादा इसमें कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ रटने का कंसेप्ट होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक, 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व। और इधर साइड जो पढ़े थे ये क्या है, मौर्य साम्राज्य का बताए थे, 322 से 185। मौर्य साम्राज्य जो चला था, साम्राज्य याद रखिएगा, साम्राज्य, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो ये मौर्य साम्राज्य के अंदर हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक ये रहा था, ये काल राजनैतिक इतिहास में। अब देखिए, चंद्रगुप्त एक स्वेच्छाचारी शासक था। ठीक है, स्वेच्छाचारी, याद रखिएगा, स्वेच्छाचारी शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। सारा जो अधिकार था अपने हाथों में रखा हुआ था। 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से, 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर यूडेमस एवं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया। किसको किसको पराजित किया? चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर यूडेमस एवं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को, सेल्यूकस और यूडेमस, सेल्यूकस यूडेमस को पराजित किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, संघर्ष के बाद जो अगला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य में, तो अगला जो पॉइंट है, संघर्ष के बाद हुई संधि के शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल एवं मकरान के प्रदेश प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। कितने हाथी दिए थे उपहार में? तो 500 हाथी। किसको दिए थे? तो सेल्यूकस से। और सेल्यूकस यूडेमस की सहायता से तो सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया था। अब देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो गड़बड़ हो रहा है, 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर यूडेमस एवं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया। चाणक्य का सहायता लिया था। कौन लिए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम कौन कौन से नाम थे चंद्रगुप्त मौर्य के? एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोट्स स्ट्रैबो एरियन जस्टिन के ग्रंथों में है। स्ट्रैबो एरियन जस्टिन के ग्रंथों में है। ठीक है, एरियन, स्ट्रैबो और एरियन, स्ट्रैबो एरियन। एंड्रोकोट्स प्लूटार्क है। चंद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख में, चंद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है
सेल्यूकस की पुत्री हेलेना कार्नेलिया का, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना कार्नेलिया का, हेलेना इसका नाम था, कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री हेलेनिया, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं। जिसको हम रिपीट कर रहे हैं समझिए कि वो इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसीलिए हम रिपीट करते हैं कि वहाँ पे आपका ध्यान जाए कि सर को लगता है पढ़ने नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ भी कैसा भी आप सोचें लेकिन आप पढ़ें। ठीक है, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। मीन्स हेलेना का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका की रचना की। किसकी रचना की? इंडिका की, इंडिका की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला जो मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, श्रवणबेलगोला चला गया, जहां उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त वस्ती वसाई और सलेखनापति द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया। इसमें देखिए 3 पॉइंट आपको छुपा हुआ है। अपनी जीवन के अंतिम समय में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ, किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ कहाँ गए थे? तो श्रवणबेलगोला, मैसूर कर्नाटक गए थे। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? तो मैसूर एक जगह है, जो जगह का नाम है श्रवणबेलगोला, मैसूर में पड़ता है। और कौन सा स्टेट में पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, जहाँ उसने चंद्रगिरी पर्वत पर, कौन से पर्वत पे? तो चंद्रगिरी पर्वत पे। किसके साथ? तो जैन सन्यासी भद्रबाहु। कौन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त वस्ती वसाई और सलेखनापति द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया। कौन सा पत्ती के द्वारा ये प्राण अपना त्याग दिए थे? सलेखनापति के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुआ था सलेखनापति के द्वारा हुआ था। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कुछ पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मेगास्थनीज अगला टॉपिक है। सेल्यूकस निकेटर का दूत। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन रहा था? मेगास्थनीज रहा था। कितने वर्षों तक रहा? तो 7 वर्षों तक रहा। और मेगास्थनीज के दूत कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। इतना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसकी कृति इंडिका अप्राय है। अब देखिए, इंडिका अप्राय है, उसकी कृति इंडिका अप्राय है, याद हो गया। लेकिन उसके उद्धरणों को यूनानी लेखक एरियन, डायोडोरस, स्ट्रेबो आदि ने अपने लेखों में उद्धृत किया। स्ट्रेबो आदि ने अपने लेखों में उद्धृत किया। ठीक है, उसने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहा है। उसने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहा है। पोलिम्ब्रोथा, मेगास्थनीज, उसने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा, याद रखिए, पोलिम्ब्रोथा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट कर रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज के अनुसार
भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार जो भारत का समाज था 7 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से भाग? तो कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी एवं योद्धा। ठीक है, तो 7 जो वर्ग है कौन कौन है, फिर से देख लीजिए। कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी एवं योद्धा। उसके अनुसार भारतीय शिव डायोनिसियस, शिव को डायोनिसियस, कृष्ण को हेराक्लीज। उसके अनुसार भारतीय शिव एवं कृष्ण की पूजा करते थे। शिव और कृष्ण का पूजा करते थे। शिव को डायोनिसियस और कृष्ण को हेराक्लीज। चल, अगला पॉइंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगला पॉइंट आपके सामने ये कहता है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों में और 6 समितियां द्वारा संचालित होता है। प्रत्येक में 5 सदस्य। जो 6 समितियां हैं, इसमें 6 समितियां हैं, हर समिति में 5 सदस्य होते हैं। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों में प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं और तभी इनका संचालन होता है। 5 सदस्य कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 6 समिति है ना, तो एक समिति में 5 लोग होना चाहिए, 5 लोग। ठीक है, मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है। जो मेगास्थनीज है कौटिल्य का वर्णन कहीं पे भी नहीं किया। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी इसको बोला जाता है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। अब देखिए, चाणक्य, कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। जैसे कैसे आप लोग फेसबुक पर लगाते हैं निकनेम, ठीक है, उसी तरह से इनका निकनेम आप समझिए, मॉडर्न के युग वाले आदमी। इनके पिता चनक थे। किनके पिता? तो चाणक्य, कौटिल्य के पिता चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त नाम था बचपन का। आज चनक पिता का नाम। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो चाणक्य ने की। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अर्थशास्त्र किसको बोलते हैं? सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र जो 15 अभिकरणों या खंडों में विभाजित है। अर्थशास्त्र कितने अभिकरण और खंड में विभाजित है? तो 15 अभिकरणों या खंडों में विभाजित है अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। 7 अंग, राज्य के 7 अंग बताए गए हैं अर्थशास्त्र के अनुसार। कौन कौन? स्वामी, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। ठीक है, स्वामी मतलब राजा, याद रखिएगा। ये हम अभी कुछ देर पहले ही हम आपको इस पे चर्चा करके बताए थे। ठीक है, डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1919 में इसे प्रकाशित करवाया। कौन प्रकाशित करवाए थे? तो डॉक्टर श्याम शास्त्री 1919 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। ठीक है, अब देखिए, पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण,
कहा गया है? चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। अब देखिए, श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विज सर्व, श्रेष्ठ ब्राह्मण को बोलते हैं द्विज सर्व कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता है मतलब सामाजिक व्यवस्था, समाज को व्यवस्था जो करता है उसका जो संचालक होता है। जैसे आप देखते हैं रैली वैली होता है तो उसका कोई संचालक होता होगा ना। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। राजा धर्म प्रवर्तक याद रखिएगा। कौटिल्य के युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना जाता है और गौण माना है। मीन्स युद्ध के मामले में कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना गया है। ठीक है, और इसमें अगला क्या है मित्रों, अब देख लेते हैं। आपका जो टॉपिक है अगला आ रहा है बिंदुसार। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। तो लास्ट जो टॉपिक था ये क्या था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिंदुसार जो कि 298 से 273 ईसा पूर्व तक इनका काल था बिंदुसार का। उसके बाद अशोक देखेंगे, कलिंग युद्ध देखेंगे। एक वीडियो इसमें और होगा, मीन्स इसका सेकेंड पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। अच्छे से स्टडी करते रहिए, मेरा यही आपसे विनती है। धन्यवाद।